Okay, we are about to start with 12 physics, chapter number 2, page number 47, 2.7 स्टोक्स लॉ। ठीक है, ये लॉ के मतलब हिसाब से हम लोगों को एक फॉर्मूला दिया हुआ है, तो हम लोगों को वो समझना है। उसमें देखो क्या बोला गया है। सबसे पहली बात, ये जो स्टोक्स लॉ है ना, स्टोक्स लॉ जो होता है ना, ठीक है, ये एप्लीकेबल है सिर्फ और सिर्फ स्फेरिकल शेप वाले ऑब्जेक्ट के लिए ही, सिर्फ और सिर्फ स्फेरिकल शेप के ऑब्जेक्ट्स के ऊपर ही ये एप्लीकेबल है। अब इसमें क्या किया जाएगा, कोई भी एक कंटेनर लिया जाएगा, उसके अंदर कोई भी लिक्विड हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, ऑयल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, वो लिक्विड रहेगा और उस लिक्विड में हम लोग वो जो ऑब्जेक्ट है स्फेरिकल उसको ड्रॉप डाउन करेंगे, मतलब उसको छोड़ देंगे। जैसे छोड़ेंगे तो डेफिनेटली वो अंदर अंदर जाता जाएगा, कब तक, जब तक वो डाउन नीचे ना पहुंच जाए। ठीक है, शर्त क्या है, इस स्फीयर का या इस स्फीयर की डेंसिटी इससे ज़्यादा होनी चाहिए। अगर इससे डेंसिटी कम रही, इसकी डेंसिटी ज़्यादा होनी चाहिए, इसकी कम। अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये फ्लोट करेगा, डूबेगा नहीं। अपने को डुबाने का है, प्लास्टिक और लकड़ी का डालेंगे नहीं डूबेगा। समझ में आया? तो एक शर्त क्या है कि इसकी डेंसिटी, स्फीयर की डेंसिटी लिक्विड की डेंसिटी से ज़्यादा होनी चाहिए, तो वो आहिस्ते आहिस्ते डूबना शुरू हो जाएगा। समझ में आया? अब देखो डूबते टाइम ये क्या कर रहा है, जब ये यहाँ पर जाएगा, हम लोगों ने बोल चुके हैं और ये देख चुके हैं कि लिक्विड जो होता है उसके वेरियस लेयर्स होते हैं। तो जब ये नीचे जा रहा है तो ये लेयर्स को क्या कर रहा है, ऐसा मतलब समझ में आ रहा है ना, चीर कर जा रहा है। समझ में आया? जिस वजह से इन लोगों के बीच में फ्रिक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। लेकिन याद रखो, फ्रिक्शन वर्ड कब यूज करते हैं, जब दोनों भी ऑब्जेक्ट, यानी दोनों भी ऑब्जेक्ट सॉलिड होते हैं, तब उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन बोलते हैं। तब उसको क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन फोर्स या फ्रिक्शन बोलते हैं। लेकिन दोनों में से कोई एक चीज अगर फ्लूइड रही, फ्लूइड मतलब क्या, गैशियस भी हो सकता है, फिर उसके बाद लिक्विड भी हो सकता है, या फिर एक और चीज़ है प्लाज्मा भी हो सकता है। अगर दोनों में से कोई एक चीज़ फ्लूइड रही तो याद रखो उसको क्या बोलेंगे, विस्कस फोर्स। क्या बोलेंगे, विस्कस फोर्स। हम लोग को ये समझा, तो इसके ऊपर विस्कस फोर्स एक्ट करेगा। और ये विस्कस फोर्स का डेरिवेशन अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों को नहीं है, बस खाली उसने एक फॉर्मूला दे दिया है, उसने जो भी कैलकुलेट किया है। एक वर्ड इसने देखो दिया है, पहले तो ये लिखा है कि विस्कस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये क्या है, ईटा, फिर उसके बाद आर और वी। ठीक है, अब देखो वी क्या है, वी इज अ वेलोसिटी जिसके जरिए से या जो स्पीड से ये नीचे जा रहा है। आर क्या है, आर इज अ रेडियस ऑफ द स्फीयर। और ईटा क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। और फोर्स यानी कि फोर्स क्या, ये विस्कस फोर्स इज इक्वल टू एफ वी होता है, ये बताया। उसके नीचे एक वर्ड दिया हुआ है इम्पीरिकली, मतलब इम्पेरिकली मतलब क्या, एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड या प्रूवन। समझ में आया? तो ये जो भी इसने यहाँ पर ये वैल्यू दिया है, पहला उसने क्या दिया है, फोर्स, कौन सा फोर्स, विस्कस फोर्स इज इक्वल टू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईटा इज नथिंग बट कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। फिर उसके बाद आर इज अ रेडियस ऑफ स्फीयर और वी इज व्हाट, वेलोसिटी एट विच ये जो है गोल अंदर अंदर जा रहा है। ठीक है, अब इसको इसने क्या किया, नेचुरली आपको अगर प्रोपोर्शनैलिटी की साइन हटाना हो और इक्वल डालना हो तो आपको कुछ ना कुछ कांस्टेंट डालना पड़ता है। तो ये बोल रहा है कि इम्पीरिकली कांस्टेंट वैल्यू जो है 6 पाई आ रही है, तो उसने ये 6 पाई एज अ कांस्टेंट वैल्यू यूज़ किया है और ये फॉर्मूला उसने डिराइव किया है। बस स्टोक्स लॉ ख़त्म हुआ। तो स्टोक्स लॉ, अब मैं जो बोल रहा हूँ उसको क्या बोलते हैं ना, निचोड़ या फिर कंक्लूजन क्या है। स्टोक्स लॉ सबसे पहला एप्लीकेबल है सिर्फ और सिर्फ स्फेरिकल शेप के ऑब्जेक्ट के लिए। ठीक है,
और दूसरा क्या है कि इसके अंदर लिक्विड और स्फेरिकल सॉलिड यूज होता है। तीसरा क्या है, सॉलिड की यानी स्फेरिकल सॉलिड की डेंसिटी पानी की यानी जो भी लिक्विड आप यूज कर रहे हो उससे ज़्यादा होनी चाहिए इसकी डेंसिटी, तभी वो डूबेगा। अब क्यों डुबाने का है, तो क्यों इसलिए डुबाने का है, मतलब वो बता रहा है कि जब कोई स्फेरिकल शेप का ऑब्जेक्ट किसी फ्लूइड को चीरता हुआ अंदर जाता है, उन दोनों के बीच में फ्रिक्शन फोर्स जो है एक्सर्ट होता है या अपीयर होता है, और ये फ्रिक्शन फोर्स का फॉर्मूला उन लोगों ने इसके ज़रिए से दिए है। बस दिस इज़ व्हाट बोलो रे, स्टोक्स लॉ। अब स्टोक्स लॉ है तो उसका लॉ का स्टेटमेंट भी होना चाहिए। तो ज़रा वो स्टेटमेंट आप लोगों को ज़रा नहीं, आपको ये स्टेटमेंट याद रखना पड़ेगा। देखो क्या बोला जा रहा है पेज नंबर 47 पे, द विस्कस force that is Fv acting on a small sphere falling through a viscous medium is directly proportional to the radius of sphere, then comma its velocity v through the fluid and the coefficient of velocity of the fluid। एकदम इजी है, सॉरी विस्कोसिटी क्या बोला मैं, हाँ गाढ़ापन, विस्कस मीडियम बोले तो क्या, जैसा शहद एक विस्कस मीडियम है, तेल एक विस्कस मीडियम है, क्या मतलब समझ गया ना, गाढ़ा वाला मीडियम। हाँ तो जा रहा ना उसके अंदर से, ये से डाली तो जाएगा ना, वो गिरने के लिए ही तो मैं बोला कि इसकी डेंसिटी ज़्यादा चाहिए, नहीं तो फ्लोट होएगा ना। बस ये ना, यही उसका लॉ है। समझ में आया कि विस्कस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कोएफिशिएंट ऑफ विस्कस फ्लूइड, फिर उसके बाद रेडियस ऑफ ऑब्जेक्ट, स्फेरिकल ऑब्जेक्ट, और वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। यहाँ इतना समझा, बस हो गया। ओके, नाउ वी आर अबाउट टू स्टार्ट विथ एक्सरसाइज 2.8। ये सॉल्व्ड न्यूमेरिकल है। अ स्टील बॉल यानी ये सॉलिड है विथ रेडियस, तो रेडियस क्या है r 0.3 मिलीमीटर, ठीक है। इसको अभी ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे बोलो, देखो ये छोटा है, इसको बड़ा बनने का है, तो वो छोटा ही रहेगा, तो इसका मतलब उसको डिवाइड करने का है। अब 1 मीटर है ना, मीटर में कन्वर्ट करना है, 1 मीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीमीटर, बोलो सही कि नहीं। इसका मतलब ये वैल्यू को 1000 से डिवाइड कर दो, तो क्या करेंगे 0.3 डिवाइड बाय 1000, इसको उल्टा भी लिख सकते हैं 0.3 10⁻³ वो देखते हैं अपन, ज़रूरत के हिसाब से ये भी ले सकते हैं या तो ये भी ले सकते हैं। इतना समझा। एक और चीज़ है 0.3 इंटू 10⁻³ वो भी ले सकते हैं, ठीक है। फिलहाल मैं आर को ये 3 यानी ये 2 ऑप्शन में लिखा हूँ, ठीक है, ज़रूरत के हिसाब से अपन लेंगे। रेडियस हो गया, फिर उसके बाद वेलोसिटी, फॉलिंग विथ वेलोसिटी, तो यानी कि v भी दिया हुआ है। v क्या है, तुम लोग बोलते नहीं रहे, 2 मीटर पर सेकेंड। और क्या दिया है, एट टाइम t, t खाली दिया है, उसकी वैल्यू नहीं दिया, तो वैल्यू नहीं है उसको हम नहीं लिखेंगे। थ्रू अ ट्यूब विथ फील्ड विथ ग्लिसरीन हैविंग कोएफिशिएंट विस्कोसिटी, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी मतलब क्या, ईटा क्या है, 833, ठीक है, क्या है, ठीक है चलेगा। और कुछ दिया है, ग्रेविटी कुछ दिया है, ठीक है, हो गया। अब डिटरमाइन क्या करना है, विस्कस फोर्स हम लोग को वो करना है, फाइंड करना है। अब देखो ये दिमाग चलना चाहिए, अभी तो ऊपर स्टोक्स लॉ बताया है और उससे रिलेटेड तो अपने को समझ में आ रहा है कि उससे रिलेटेड है, लेकिन एग्जाम में आप पूरी बुक पढ़ के गए हो, कौन से पेज का कौन सा मतलब समझ में आया, कौन से लॉ से रिलेटेड है वो, इसीलिए आपको फॉर्मूला याद रहना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो अभी तो अपन ने जस्ट देखे हैं कि एफ वी इजी, थोड़ा ऊपर लिखता हूँ, एफ वी ये हम लोग लिखना शुरू किए। इसका फॉर्मूला क्या है 6 पाई, ठीक है। फिर उसके बाद ईटा आर वी, ये इसका था, बस वैल्यू डालो, हो गया, ख़त्म हो गई बात।
चलो 6, पाई की क्या वैल्यू है? हाँ, इसकी क्या वैल्यू है? 0.833। इसकी क्या वैल्यू है? आर की वैल्यू क्या है? हो गया। चलो अब पट मल्टीप्लाई करो, ये हो गया 12। देखो 6 2 जा, मेरे को जो आसान दिखा मैंने वो उठा लिया, समझ में आया? 12। अब मैं काम करता हूँ 3.14 इंटू 12 ऐसे ही कर देते पहले अपन, जल्दी से करो। 4 2 जा 8, 2 2 3 जा 6 0, और ये हो गया 4, और ये हो गया 1, और ये हो गया 3, ये हो गया 8, ये हो गया 6, ये हो गया 7, ये हो गया 3, 2 के बाद डॉट, यानी कि ये हो गया 37.68। बोलो सही कि नहीं? इंटू 0.833 इंटू 0.3 इंटू 10⁻³ इतना समझा? सुनिए मेरी बात सुनिए, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय, ठीक है? ये कितना चाहिए? इसको 3 चाहिए, इसको 1 चाहिए, 4 बाय 10⁻⁴। बोलो सही कि नहीं? देखो ये हो गया है, ठीक है? अभी देखो 10⁻⁴ से मैंने क्यों किया मालूम है? यहाँ पर ध्यान दो ज़रा प्लीज़, ये अंकल ने ऐसा क्यों करे? क्योंकि ना ये 3 डेसिमल इधर चले जाएंगे तो ये बन जाएगा 833 इंटू 3 थे, अब चौथा भी जाएगा तो ये हो जाएगा 3। समझ में आया? अरे समझा कि नहीं समझा? तो ये मल्टीप्लाई वाला चलेगा, समझा तुम लोगों को? और ये क्या था? डिवाइड बाय 10⁻⁴। कुछ समझा? 833 इंटू 3, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 8 3 जा 24। ये हो गया क्या? 37.68 इंटू क्या ये 9, जल्दी करो, 8 8 जा 64, 9 8 जा 73। बाप, 72 नहीं 72। हाँ बताओ, मेथड बताओ। तो सेम है। चलो ये आ रहा है, उम्मीद है। हाँ है, ठीक है? ये हो गया और ये हो गया। अब ये कितना हो गया? 72 79 बराबर है ये 7, अरे बराबर ना? 8 9 जा 72, 72 और 7 9। अब ये हो गया 8 4 जा 32, 32 और 7 कितना होता है? 45, 45 समझ में आया? 39 है, ठीक है? और इसके बाद 39, ये हो गया 3। 8 1 जा 8 2 जा 16, 16 में 3 मिलाओ 19, ओ 19, ठीक है? अभी हो गया 0। 3768 इंटू 833 हो गया। अब देखो इसको अपन मल्टीप्लाई करेंगे, 8 3 जा 24, ये 2, 6 8 जा 18, 0 कैरी 2, 3 7 जा 21, 22 23 कैरी 2, 3 3 जा 9 और ये 11 0, 7 7 जा 49, 7 8 जा 56, 56 और ये 61 कैरी 6, और ये हो गया 8 3 जा 24, 24 यानी कि 30 हो गया। बोलो हो गया? ये हो गया 4, ये हो गया 4, ये हो गया 7, ये हो गया 8, ये हो गया 3, ये हो गया 1, ये हो गया 3 हो गया। कितने के बाद था? 1 2 3, 1 2, बस ये 2 के बाद था, ठीक है? अब इसको मल्टीप्लाई बाय 3 करने का है, समझ में आ गया? क्योंकि यहाँ पर 3, अभी अपन ने इतना सॉल्व किया, अब ये 3 को मल्टीप्लाई करने का, बस इतना सा तो है। अब देखो 3 4 जा 12 कैरी 1, 3 4 जा 12, ये 13 1, 7 3 जा 21 22 कैरी 1, हाँ बराबर है 2 2 है ना यहाँ, कैरी 2, 8 4 3 3 8 जा 24 25 26 कैरी 2, 3 3 जा 9 11 1, 3 1 जा 3 4, 3 3 जा 9 हो गया। कितने के बाद था? 2 हो गया। 94162.32 अपॉन 10⁻⁷। अब इसके बाद क्या कर सकते हैं हम लोग? इसको हम लोग क्या है, डेसिमल को शिफ्ट कर सकते हैं। तो ये आ गया आपका। आप चाहे तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, 94162 डॉट 32 इंटू 10⁻⁻⁷। 1 2 3 4, 4 लिए तो कितना हुआ? तो 4 डेसिमल हम लोग यहाँ पर शिफ्ट करेंगे। अगर 4 डेसिमल यहाँ पर शिफ्ट करेंगे, कुछ मालूम नहीं रहता तुम लोग को, लेकिन ये 4 डेसिमल शिफ्ट करें तो कितना